इस ILO वीडियो के सीरीज़ में हमने अभी तक उसका परिचय जाना है, उसका इतिहास जाना है, उसके जो उद्देश्य हैं उसको समझने का प्रयास किया है, फिलाडेल्फिया अधिकार पत्र के बारे में जानने का प्रयास किया है और ILO की जो संरचना है उसको समझने का प्रयास किया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अभिसमय, सिफारिश और अनुसमर्थन के संबंध में। ये जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक तैयार किए जाते हैं, यानी कि श्रमिक कितने घंटे कार्य करेंगे, कार्य की क्या दशाएँ होंगी, सुरक्षा के क्या उपकरण होंगे, स्वास्थ्य के लिए क्या प्रावधान किए जाएंगे, कल्याण के लिए क्या प्रावधान किए जाएंगे, इन सभी अंतर्राष्ट्रीय मानकों का जो निर्धारण होता है वो आपको ILO के जो घटक हैं, यानी कि जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, जो नियोक्ता के प्रतिनिधि हैं और जो श्रमिक के प्रतिनिधि हैं, ये सब मिल करके एक साथ तैयार करते हैं। इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया कानूनी उपकरण जो है वो आपको कार्य का बुनियादी सिद्धांत और श्रमिकों के अधिकार का जो है स्थापना करता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक अभिसमय अथवा सिफारिश के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। ये जो अभिसमय होते हैं इनके साथ कभी कभी प्रोटोकॉल्स भी जारी किए जाते हैं। अभिसमय यानी कन्वेंशंस और सिफारिश यानी रिकमेंडेशंस को सरकार, नियोक्ता और श्रमिकों के प्रतिनिधियों द्वारा मिल करके तैयार किया जाता है। और जो वार्षिक सम्मेलन होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, उसमें जो है इन अभिसमयों को पारित किया जाता है, इन सिफारिशों को पारित किया जाता है और उसके बाद सदस्य देश जो है इसको स्वीकार करते हैं। वर्तमान में अभिसमयों की कुल संख्या जो है कन्वेंशंस की वो 190 है। यह आपको अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में एक संकल्प के रूप में पारित किया जाता है। जब इसको पारित किया जाता है उस समय कम से कम 2/3 सदस्य उपस्थित होने चाहिए और जिस अभिसमय को पारित किया जाना है उसको कम से कम 2/3 बहुमत जो है उपस्थित सदस्यों में से जरूर प्राप्त होना चाहिए। ILO का संविधान जो है उसका अनुच्छेद 19(6) के तहत यदि किसी अभिसमय को पारित कर दिया गया है तो उसके बाद जो उसके सदस्य देश हैं उनका दायित्व है कि उसको अपने संसद के समक्ष या जो भी अथॉरिटी है जो उसको कानून के रूप में ढालेंगे उसके समक्ष जो है 12 महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर हम बात करें भारत की, तो यदि किसी अभिसमय को पारित कर दिया गया है ILO के द्वारा तो भारत का दायित्व है कि वह उस अभिसमय के लिए जो भी कानून बनेगा, जो भी नियम बनेगा, इन सब की रूपरेखा को कम से कम 12 महीने के अंदर जो है अपने संसद के समक्ष जो है प्रस्तुत करेंगे। अब जब इसको संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो इसका मतलब हुआ कि हम इसको अनुसमर्थन के लिए विचार कर रहे हैं, यानी इसको हम मानेंगे या नहीं मानेंगे। अगर हम इसको अनुसमर्थन के लिए विचार कर लिए और हमने इसको ओके कर दिया तो उसके बाद अनुसमर्थन की तिथि से 1 वर्ष के बाद से वह कन्वेंशन जो होता है उस देश पर लागू हो जाता है। यदि सरकार अनुसमर्थन करती है तो इसके बाद उसके अनुपालन के लिए वह चाहे तो नया कानून बना सकती है या चाहे तो पूर्व में ही यदि कोई कानून है तो उसमें अगर थोड़ा बहुत चेंज करके उसका काम बन जाए तो उसमें परिवर्तन कर सकती है या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा इसमें जो है परिवर्तन करके इसको लागू कर सकती है। मान लीजिए जैसे कि आज के समय में कार्य करने का जो न्यूनतम उम्र है वह 14 वर्ष है। 14 वर्ष के ऊपर किशोर कार्य कर सकते हैं, 14 वर्ष से नीचे कार्य नहीं कर सकते। कल को यदि ILO ने यह कन्वेंशन पारित किया कि नहीं 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कहीं काम नहीं कर सकते हैं, तो सरकार का क्या दायित्व होगा कि जो हमारा एक्ट है जहाँ जहाँ उसने उम्र का सीमा निर्धारित किया है उन सब जगह पर उसको 14 से 18 करना होगा। तो जो विद्यमान कानून है उसी में परिवर्तन करके उसका काम हो जाएगा। यदि सदस्य देश ने किसी भी कन्वेंशन का अनुसमर्थन कर दिया है, रेटिफिकेशन कर दिया है, तो फिर उसके संबंधित दस्तावेज या अगर किसी कारण से उसने उसको अनुसमर्थित नहीं किया तो उसका कारण का उल्लेख करते हुए ये रिपोर्ट जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय को भेजना होता है। कभी कभी क्या होता है कि अभिसमयों को और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए बाद में प्रोटोकॉल्स भी जारी किए जाते हैं और अभी तक 6 अभिसमय हैं जिसके साथ जो है प्रोटोकॉल्स जारी किया गया है। अभिसमय संख्या 29, 81, 89, 110, 147 और 155 इन सब के साथ जो है प्रोटोकॉल्स जारी किया गया है। तो आपका सबसे जो पहला कन्वेंशन था वह था कार्य के घंटों के संबंध में उद्योगों में, आवर्स ऑफ वर्क इंडस्ट्री कन्वेंशन 1919 में। इस कन्वेंशन में जो है कुल 22 आर्टिकल है। इस कन्वेंशन का जो उद्देश्य था वह था कि कार्य के जो घंटे होंगे वो आपको 8 घंटे दैनिक और 48 घंटे साप्ताहिक हो सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हैविंग डिसाइडेड अपॉन द एडॉप्शन ऑफ सर्टेन प्रपोजल्स विथ रिगार्ड्स टू द application of the principle of the 8 hours day or the 48 hours week, which is the first item in the agenda of the Washington meeting of the conference end। तो यहाँ पे यह जो पहला कन्वेंशन पारित हुआ उसके बाद जितने भी सदस्य राष्ट्र थे उनके जो भी उस समय वर्तमान में कानून रहे होंगे उसमें कार्य के घंटे कहीं 10 हो, 12 हो, 14 हो, तो उन सबको मॉडिफाई करके इस कन्वेंशन के हिसाब से 8 घंटे और 48 घंटा सप्ताह में करना था। जो सबसे लास्ट कन्वेंशन है वो 190वां कन्वेंशन है आपका वायलेंस एंड हरासमेंट कन्वेंशन 2019। यह आपको 2019 का कन्वेंशन है जिसमें कि हिंसा और शोषण के विरुद्ध जो है सो एक नियम बनाने की, कानून बनाने की बात की गई है। यह कन्वेंशन जो है वो आपको कुल 20 आर्टिकल्स में है, अनुच्छेद में है। और जैसा कि आप इस कन्वेंशन के
प्रस्तावना में देख सकते हैं। जो फिलाडेल्फिया का घोषणा पत्र है उसको फिर से इसमें दोहराया गया है कि रिकॉलिंग द डिक्लेरेशन ऑफ फिलाडेल्फिया अफर्म्स दैट ऑल ह्यूमन बीइंग irrespective of race, creed or sex have the right to pursue both their material well-being and their spiritual development। भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की जो बात की गई थी फिलाडेल्फिया घोषणा पत्र में, उसी को ध्यान में रखते हुए साथ ही फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह वायलेंस एंड हरासमेंट कन्वेंशन 2019 लाया गया है। इस वायलेंस एंड हरासमेंट कन्वेंशन 2019 का उद्देश्य है कि जो भी कार्यस्थल है उसमें इस प्रकार की जो स्थिति बन रही है, खास करके जेंडर स्पेसिफिक या जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड हरासमेंट की बातें, वो समाप्त हो। तो इसको कहता है कि रिकॉग्नाइजिंग द राइट ऑफ एवरीवन टू ए वर्ल्ड ऑफ वर्क फ्री फ्रॉम वायलेंस एंड हरासमेंट इंक्लूडिंग द जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड हरासमेंट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो भी कन्वेंशन होता है उसका जो प्रेम्बल होता है उसमें उसका क्या मेन कॉन्सेप्ट है उसका जिक्र किया जाता है। इसके बाद फिर उसके आर्टिकल वाइज उसके डिटेल दिए हुए रहते हैं। वो अब यहाँ जिक्र करें तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए हम लोग उसको देखेंगे नहीं। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप ILO के वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। अभी तक कुल 8 जो है कन्वेंशन को फंडामेंटल कन्वेंशन माना गया है। ये फंडामेंटल कन्वेंशन में है आपको फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज, यह कन्वेंशन नंबर 87 है 1948 का। दूसरा है राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन 1949 का, कन्वेंशन नंबर 98 है। फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन 1930 का है, कन्वेंशन नंबर 29 है। इसके लिए प्रोटोकॉल्स भी 2014 में जारी किया गया था। चौथा है एवॉल्यूशन ऑफ फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन 1957, 105 नंबर कन्वेंशन है। और पांचवा है आपको मिनिमम एज कन्वेंशन 1973, इसी के तहत चाइल्ड लेबर एक्ट वगैरह बनता है आपका, वह कन्वेंशन नंबर 138 है। छठा है वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन 1999 का, 182वां नंबर कन्वेंशन। ये दोनों चाइल्ड लेबर से ही जुड़े हुए हैं, पाँचवा और छठा। सातवां है इक्वल रिम्यूनरेशन कन्वेंशन 1951 का, कन्वेंशन नंबर 100 है। और आठवां है डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन कन्वेंशन 1958, कन्वेंशन नंबर 111। ये 8 जो कन्वेंशन है इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये आठों के आठों कन्वेंशन जो है फंडामेंटल कन्वेंशन है। और कई बार इस तरह के प्रश्न आपके लिए आ सकते हैं कि फंडामेंटल कन्वेंशन क्या है, उसके बारे में आपको बताना है या उससे संबंधित कौन कौन से एक्ट्स जो है अपने इंडिया में लागू हैं। अगर हम बात की जाए, अगर इसको आप एक्ट से जोड़ेंगे तो आपका फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन ट्रेड यूनियन एक्ट से आप जोड़ सकते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए हालांकि हमने कोई स्पष्ट एक्ट नहीं बनाया है। उसके अलावा फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन या एबॉलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर के लिए बॉन्डेड लेबर एक्ट को आप जोड़ सकते हैं। मिनिमम एज कन्वेंशन एंड वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन के लिए चाइल्ड लेबर एक्ट को जोड़ सकते हैं। यहाँ पे इक्वल रिम्यूनरेशन कन्वेंशन के लिए इक्वल रिम्यूनरेशन हमारा जो एक्ट है उसको जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी एक्ट्स हैं उसके साथ ये फंडामेंटल कन्वेंशंस को आप जोड़ सकते हैं। अब आइए विस्तार से मैं एक एक कन्वेंशंस का जो प्रेम्बल है उसके मेन कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा सा बता दूँ। अब जैसे आपका कन्वेंशन नंबर 87 है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन, यानी कि आपको संगठित होने का अधिकार है, आपको ट्रेड यूनियंस वगैरह बनाने का अधिकार है। इससे जुड़ा हुआ कन्वेंशन है, 1948 का कन्वेंशन है। इस कन्वेंशन में कुल 21 आर्टिकल हैं और इसका जो प्रेम्बल है वो कहता है कि कंसिडरिंग दैट द डिक्लेरेशन ऑफ फिलाडेल्फिया रिफर्म्स दैट द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड द एसोसिएशन आर एसेंशियल टू सस्टेन द प्रोग्रेस। संगठित होना, सामूहिक होकर के अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना, ये जो है सस्टेनेबल प्रोग्रेस के लिए जरूरी है और इसी को बेस्ट मानते हुए इस कन्वेंशन को पारित किया गया। इसी प्रकार कन्वेंशन नंबर 98 जो है राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन 1949 का है। इस कन्वेंशन में कुल 16 आर्टिकल है और इसका जो प्रेम्बल है वो कहता है हैविंग डिसाइडेड अपॉन द एडॉप्शन ऑफ सर्टेन प्रपोजल्स कंसर्निंग द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज एंड टू ब्रिंग कलेक्टिवली विच इज़ द 4th आइटम ऑन द एजेंडा ऑफ द सेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है यानी कि आप नियोजक के साथ मिल करके जो श्रमिक होते हैं समूह में जाते हैं और बातचीत करते हैं और अपने जो भी अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, उन सब पर जो है स्पष्टता लाते हैं। यह कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन का उद्देश्य यही है कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो वो कम से कम हो और श्रमिक और नियोजक के बीच में एक कार्य करने का जो है सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे। कन्वेंशन नंबर 29 फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन है आपका, ये 1930 का है। कुल इसमें 33 आर्टिकल हैं और इसका जो उद्देश्य है, इसका प्रेम्बल कहता है कि इसका उद्देश्य है कि हम किसी भी प्रकार के फोर्स्ड लेबर को कम्प्लीटली अबॉलिश करें। फोर्स्ड लेबर कहने का मतलब हुआ कि उसके इच्छा के विरुद्ध यदि उससे कार्य लिया जा रहा है तो उसको हम फोर्स्ड लेबर कहते हैं। इसके बाद कन्वेंशन नंबर 105 है एबॉलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन। इसको दोबारा 1957 में पारित किया गया था और स्ट्रिक्ट फॉर्म में इसके जो आर्टिकल्स हैं उसको लाए गए थे। इसमें कुल 10 आर्टिकल हैं और इसी कन्वेंशन के बाद आपका जो है बॉन्डेड लेबर एक्ट भी इंडिया में आया था। यह कन्वेंशन जो है दास प्रथा का कम्प्लीटली विरोध करता है, खास करके ऐसी स्थिति जब श्रमिक को
उसका मेहनताना नहीं दिया जाए, मजदूरी नहीं दिया जाए और श्रमिक से कार्य लिया जाए। वैसी स्थिति को जो है सो कंप्लीट रूप से खत्म करने की बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी जैसा कि हम जानते हैं कि बेगार या बलात् श्रम को जो है सो प्रतिबंधित किया गया है, फंडामेंटल राइट माना गया है इसको कि अगर कोई इस तरह से काम करवाता है तो उसके मौलिक अधिकारों का वो उल्लंघन है। साथ ही एबॉलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन का यह भी उद्देश्य है कि उसका जो वेज है वो प्रोटेक्टेड रहे। वेज अगर प्रोटेक्टेड नहीं होगा तो व्यक्ति का जो आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति है वह बाधित हो जाएगा, तो फिर वह फिलाडेल्फिया का जो आपका अधिकार पत्र है इसका उस उद्देश्यों की यह पूर्ति नहीं कर पाएगा। कन्वेंशन नंबर 138 जो है मिनिमम एज कन्वेंशन है 1973 का, और यह कन्वेंशन जो है किसी भी नियोजन में, उद्योग में, इंडस्ट्री में कितना कम से कम आयु होना चाहिए किसी व्यक्ति के कार्य करने की, उसको निर्धारित करने के लिए बनाया गया है। इस कन्वेंशन का उद्देश्य यह भी है कि हम किसी भी प्रकार के चाइल्ड लेबर को या उस प्रकार की जो प्रथा है बाल श्रम की उसको समाप्त करें। और इसी कन्वेंशन के आधार पर अभी हमने जो अपना एक्ट बनाया है जिसमें 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को कार्य करने में कंप्लीट रूप से सभी जगह से बैन किया है। कन्वेंशन नंबर 182 है वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर से, जो कि ऐसे जगहों पर बाल श्रमिकों को लगाया जाता है या बच्चों को कार्य में लगाया जाता है जो उनके मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का कारण बनता है, जिसके चलते उनकी शिक्षा बाधित होती है, उनका मानसिक और शारीरिक ग्रोथ जो है वो बाधित होता है। जैसे कि उनको बॉन्डेड बना दिया जाए या उनको पॉर्न इंडस्ट्री में धकेला जाए, ट्रैफिकिंग के जरिए उनको प्रोस्टिट्यूशन में लाया जाए या इस प्रकार के इंडस्ट्रीज में लगाया जाए जहां उनके शरीर पर काफ़ी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तो इस तरह के चाइल्ड लेबर के जो फॉर्म है उनको कंप्लीट रूप से एलिमिनेट करने के दृष्टिकोण से यह कन्वेंशन लाया गया है। कन्वेंशन नंबर 100 जो है आपको इक्वल रिम्यूनरेशन कन्वेंशन जो है समान पारिश्रमिकी से जुड़ा हुआ है, और जैसा कि जानते हैं इसके लिए हमने अपने एक्ट्स भी बना रखे हैं 1976 में, जिसका उद्देश्य है कि जेंडर बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन होता है पारिश्रमिकी में, समान कार्य के लिए समान वेतन जो नहीं दिया जाता है, तो इसको परिभाषित किया गया है फिर कि समान कार्य क्या होंगे और उसके बाद उनको किसी जेंडर बेस्ड जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं झेलना पड़े, एक ही कार्य के लिए महिला और पुरुषों को अलग अलग वेतन न मिले। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह कन्वेंशन लाया गया है। कन्वेंशन नंबर 111 है डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन कन्वेंशन 1958 का। इसमें कुल 14 आर्टिकल हैं। इसका उद्देश्य है कि किसी भी पर्टिकुलर वर्क में आप जो है किसी बेसिस पर, जैसे आप उसके सेक्स के बेसिस पर, क्रीड के बेसिस पर, रेस के बेसिस पर आप जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं उसके एम्प्लॉयमेंट में, उसके ऑक्यूपेशन में। और ये बातें जो है अपने इंडिया में 1976 का जो समान पारिश्रमिकी अधिनियम है उसी में इंक्लूड भी किया गया है कि उसके एम्प्लॉयमेंट में भी आप डिफरेंस नहीं कर सकते हैं और पेमेंट में भी डिफरेंस नहीं कर सकते हैं। और जैसा कि इसका प्रेम्बल करता है कि हैविंग डिसाइडेड अपॉन द एडॉप्शन ऑफ सर्टेन प्रपोजल विथ रिगार्ड टू डिस्क्रिमिनेशन इन द फील्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन विच इज़ द 4th आइटम ऑन द एजेंडा ऑफ द सेशन। तो ये मैंने आपको कुछ कन्वेंशन जो फंडामेंटल 8 कन्वेंशन है उसके बारे में बताया। इसके अलावा 4 जो कन्वेंशन है अभी समय है वो आपको गवर्नेंस से जुड़े हुए हैं, शासन से जुड़े हुए हैं, ताकि जो लेबर के अधिकार हैं वो सुरक्षित तभी रहेंगे जब उसको जो है सरकारें सुरक्षित करने का प्रयास करेगी। और इसके लिए सरकारें जो है जो एक्ट बनाती है उसका जो इम्प्लीमेंटेशन करना है उसके दृष्टिकोण से ये कन्वेंशन है। उसमें है लेबर इंस्पेक्शन कन्वेंशन, उनका निरीक्षण से संबंधित है वो 1947 का कन्वेंशन नंबर 81। एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कन्वेंशन उनके रोजगार को सुरक्षित करने के दृष्टिकोण से है, कन्वेंशन नंबर 1964। लेबर इंस्पेक्शन एग्रीकल्चर कन्वेंशन 1969 कन्वेंशन नंबर 129 और ट्राइपार्टाइट कंसल्टेशन इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड कन्वेंशन 1976, जहाँ पे तीनों मिल करके किसी बात पे समझौता करते हैं। तो समझ लीजिए कि जैसे आपका लेबर इंस्पेक्शन कन्वेंशन तो हर एक्ट में इंस्पेक्टर डिक्लेयर्ड होता है, उसके आधार पर फिर उस एक्ट के लिए वो सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है उसकी जांच की जाती है। एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कन्वेंशन वगैरह के लिए आपको इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट जो है सो काफ़ी कारगर होता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है। इसके अलावा ट्राइपार्टाइट कंसल्टेशंस के लिए आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है एक बढ़िया मैकेनिज्म बनाया गया है। हालांकि इन 8 फंडामेंटल कन्वेंशन और 4 गवर्नेंस कन्वेंशंस में से इंडिया ने किसको किसको माना है किसको नहीं माना है इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अब अगर बात की जाए सिफारिशों की, रिकमेंडेशंस की, तो कुल 206 सिफारिश जो है अभी तक पारित किए गए हैं। ये भी अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में जो है संकल्प के रूप में ही लाए जाते हैं और जिन्हें पारित करने के लिए सम्मेलन में कुल सदस्यों में से 2/3 की उपस्थिति और 2/3 उसमें से फिर बहुमत का आवश्यकता है। जैसे कि कन्वेंशन में होता है 2/3 सदस्य उपस्थित हो और उसमें से 2/3 जो है सो बहुमत में रहें उस बात के, उसी तरह से सिफारिश में भी होता है, यानी दोनों को पारित करने का तरीका सेम है। सिफारिशें स्वतंत्र हो सकती हैं यानी कन्वेंशन से नहीं भी जुड़ी हो सकती हैं, या कभी कभी वो कन्वेंशन से जुड़ी रहती हैं, उसके साथ ही बनाई जाती हैं कि भाई ये कन्वेंशन में ये बातें भी आपको करनी चाहिए सिफारिश के रूप में। इसलिए कई सारे कन्वेंशन और सिफारिश का नाम आपको एक जैसा मिलेगा।
सिफारिशें गैर बाध्यकारी होती हैं, इसकी सबसे बड़ी खासियत है। कन्वेंशन जो होता है वो बाध्यकारी होता है, सदन में उसको रखना है, उसके बाद उसको मानना है या नहीं मानना है फिर उस देश पर निर्भर करता है। अगर मानना है तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो है कानून बनाना है। सिफारिश गैर बाध्यकारी होता है और ये सदस्य देशों के लिए श्रम संबंधी विषय पर कानून और नीति बनाने और उसको क्रियान्वित करने के लिए एक मार्गदर्शक का काम करती हैं। यानी आपको एक रिकमेंडेशन, एक सुझाव दिया गया, आप उसके आधार पर कुछ बनाइए, अपना कानून या उसके तरह से नीति बनाइए और उस पर काम करिए। और सिफारिशों को अनुसमर्थित करने की भी आवश्यकता नहीं होती। ये सारे उसके डिफरेंसेज हैं। हालांकि इसका भी रिपोर्ट जो है शासी निकाय के अनुरोध पर जो है सदस्य देश जो है सिफारिशों के संबंध में उन्होंने क्या किया है, इसका रिपोर्ट जो है वो भेजते हैं। बात की जाए सिफारिशों की तो 1919 में जो सबसे पहला सिफारिश ILO के द्वारा दिया गया था वो था अनएम्प्लॉयमेंट रिकमेंडेशन, यानी बेरोजगारी को कम करने के लिए, हटाने के लिए सुझाव दिए गए थे इसके तहत। जो सबसे अंतिम सिफारिश आया है आपको 1919 में, वो 206 नंबर का सिफारिश है और इसमें वायलेंस एंड हरासमेंट रिकमेंडेशन दिया गया है। 2019 में इसको लाया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि वायलेंस एंड हरासमेंट कन्वेंशन भी आया है और उसी के साथ ये सिफारिश भी आया है। मैंने आपको पूर्व में बताया भी कि कन्वेंशन के साथ कई बार सिफारिश भी आते हैं, उसके साथ और डिटेल करने के लिए क्या क्या होता है। इसके अलावा कभी कभी प्रोटोकॉल्स बाद में बनाए जाते हैं। तो ये 206 सिफारिश अभी तक लागू किए जा चुके हैं और 190 कन्वेंशन अभी तक लाया जा चुका है। इन सब के बारे में कई बार आप लोगों के कमेंट्स में मुझे मिलता था कितने सिफारिश हैं, कितने कन्वेंशन हैं, आप लोगों को कन्फ्यूजन था। ये सारा का सारा डाटा जो है ILO के वेबसाइट से लिया गया है, आप वहाँ जा करके इसको देख सकते हैं। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि ILO का कौन कौन सा कन्वेंशन को भारत ने रेटिफाई किया है, उसके क्या उद्देश्य हैं, उसके अकॉर्डिंग कौन सा एक्ट बना हुआ है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।